नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हो? आशा है आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, मैं हरीश बाना और आप है फिलहाल परिज्ञान क्लासेज के डिजिटल शैक्षणिक मंच पर। इस मंच पर आए हुए तमाम प्रतियोगी परीक्षार्थियों का सामूहिक रूप से एक बार स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता है, बिना कोई समय बर्बाद किए सीधे सीधे चलते हम हमारे आज के मिशन की ओर। और वही साहब शाम का समय, राजस्थान जिला दर्शन, राजस्थान दिग्दर्शन। और राजस्थान जिला दर्शन में आज हम राजस्थान के जिस जिले का दर्शन करेंगे वो जिला है मित्रों RJ20। और RJ20 बोले तो मित्रों कोटा। बिल्कुल सही कह रहे हो। राजस्थान की शिक्षा नगरी, राजस्थान का कानपुर कह सकते हो, राजस्थान की औद्योगिक नगरी कौन सी है? कोटा। ये आप दूर दूर तक देख सकते हो साहब, कोटा। और जिस प्रकार आप लोग देख रहे हो, इसी कोटा के बीच एक बड़ी सी नदी निकल रही है। और नदी कौन सी मित्रों? चंबल नदी। जैसा कि आप लोग भली भांति जानते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक चंबल नदी कहां से निकलती मित्रों? कोटा से। और इसी कोटा का शुभंकर है वो है उदबिलाव। कौन सा बिलाव? उदबिलाव। अब इस उदबिलाव को कोई फोटो वोटो देख के ये मत समझ लेना साहब, जिस अपन गांव में कहते हैं ना गोगड़ मीना, ये कोई गोगड़ मीना नहीं है, ध्यान रखना मित्रों। ये उदबिलाव वो जीव है, वो जंतु है जिसे कहते हैं साहब अर्ध जलीय। अर्ध जलीय बोले तो ये जल में भी रह सकता है, थल में भी रह सकता है, तो उभयचरी कह सकते हो। तो जल और थल में रहने वाले एक ऐसा जीव जो आपके सामने दिख रहा है, उसका नाम है उदबिलाव। और ये उदबिलाव माना जाता है कोटा का शुभंकर। जैसा कि आप लोग कोटा का दर्शन कर रहे हो ना, दूर दूर तक आपको दिख रहा होगा कि साहब जहां जहां तक बस्ती बसी हुई है ना, उस बस्ती के किनारे आपको नदी भी मिलेगी। और ये ऐसी नदी है जिस नदी ने कोटा को एक नहीं बल्कि दो भागों में बांट भी दिया है। अब इसी कोटा का शुभंकर हो गया साहब उदबिलाव। लेकिन कोटा के उपनामों की बात करूं ना, इसी कोटा को नंदग्राम भी कहा जाता है। ये राजस्थान का कानपुर भी है, इसे राजस्थान का नालंदा भी कहा जाता है। ये राजस्थान की शैक्षणिक नगरी कहलाती है, राजस्थान की शिक्षा नगरी कहलाती है। राजस्थान में शिक्षा का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। राजस्थान की औद्योगिक नगरी है, राजस्थान में उद्यानों को नगर है ना। घड़ियाल अभ्यारण्य वगैरह फिलहाल आप देखना साहब आपको यहीं पर मिलेगा। हाँ, सुमित्रा चौधरी कह रही है सर लग तो गोगड़ मीना के जैसे ही रहा है। तो ये कोई गोगड़ मीना नहीं है, ये उदबिलाव है। इसका आकार वैसे हो और ऐसा कैसा भाई, ऐसा कैसा जंतु आपको देखने मिल जाएगा। आप याद करो साहब नेवला, तो मान लो साहब नेवले की भांति दिख रहा है। हाँ जी, तो मित्रों ये तो हो गया कोटा का दृश्य। अब देखते हैं कोटा की स्थिति, भौगोलिक स्थिति। मित्रों हम आपको बता दें, कोटा आता मित्रों हाड़ौती प्रदेश के अंदर है ना। उससे पहले कोटा से पहले राजस्थान देख लें। 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। प्यारे परीक्षार्थियों, अब बात करें कोटा की, तो मित्रों ध्यान रखना कोटा का प्रदेश कौन सा? हाड़ौती। अब इसी हाड़ौती में कोटा के दक्षिण में आपको नहीं, कोटा के उत्तर में आपको जिला दिखेगा मित्रों बूंदी। तो एक दो गया बूंदी। उसी प्रकार कोटा के इधर आप देख सकते हो पश्चिम में जिला आएगा साहब चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़ है? चित्तौड़गढ़ है। और ये चित्तौड़गढ़ का याद करो साहब दूसरा जो कैसे भाई, चित्तौड़ दो भागों में बटा हुआ है, दो खंड है। तो दूसरा खंड है ना, तो चित्तौड़ के दूसरे खंड की जो सीमा लगती है वो कोटा से लगती है। उसी प्रकार इसी कोटा के आप भाई दक्षिण में देखोगे तो झालावाड़ आ जाएगा। और इसी कोटा के आप चले जाओ पूर्व में आ जाएगा मित्रों कौन सा? 12। तो सिंपल सी कहानी ये, कोटा की अंतर जिलों से सीमा लगती है मित्रों कितनी? 4 जिलों से। लेकिन साथ ही साथ बात करें अंतर राज्यों की, तो कोटा की सीमा इधर से तो लगेगी मित्रों MP बोले तो मध्य प्रदेश है, और यहां भी आएगा मध्य प्रदेश। तो सिंपल सी कहानी ये भी होगी कि साहब मध्य प्रदेश से कोटा जिले की एक बार नहीं बल्कि 2 बार सीमाएं लगती है। 2 बार कैसे? इधर आप देखना साहब, एक तो सीमा यानी मध्य प्रदेश की सीमा लगेगी आप कह सकते हो साहब पूरी दिशा में, और उसी प्रकार देखो साहब इधर है दक्षिणी पश्चिमी कह सकते हो। तो एक बार तो MP की सीमा लगेगी दक्षिण पश्चिमी से, और एक तरफ सीमा लगेगी पूर्वी दिशा से। तो कोटा एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी एक नहीं बल्कि कह सकते हो साहब 2 टुकड़ों में मध्य प्रदेश से सीमा भी लगेगी। तो अंतरराज्यीय पूछे तो बताओगे MP बोले तो मध्य प्रदेश, और जिले कितने बताओगे? 4। अब बात करें साहब कोटा के इतिहास की, तो प्यारे परीक्षार्थियों वास्तव में ध्यान रखना, ये कोटा नाम का पहले कोई नगर तो था ही नहीं, ना कोई रियासत थी, ना कोई राज्य था, ना कोई कोटा नाम का नगर। कहानी कहां से स्टार्ट हुई है देखें मित्रों, ध्यान रखना है। कोटा जो था ये था हाड़ौती प्रदेश का क्षेत्र। कौन सा प्रदेश है? हाड़ौती। जैसा कि आप लोग भली भांति जानते हैं,
हम जब इतिहास पढ़ते हैं ना तो हम आपको इतिहास पढ़ाते हैं चौहानों का, हम आपको इतिहास पढ़ाते हैं नाडोल का। याद करो साहब, नाडोल में चौहान थे, सोनग्राह चौहान। हम आपको ये बताते हैं कि आगे जाकर सोनग्राह चौहान बंट गए थे दो शाखाओं में। याद करो साहब, एक तो गए थे जालोर, जहां पर उनका नाम सोनग्राह ही रहा था, लेकिन उन्हीं की एक शाखा आ गई थी हाड़ौती में, और हाड़ौती आते मित्रों वो हो गए थे आड़ा चौहान। अरे कौन से चौहान है? आड़ा चौहान। और इन्हीं आड़ा में सबसे पहले आया था मित्रों कौन? देवा। कौन आया था? और उसी देवा का तो दूसरा नाम है देवराज। कौन सा राज्य है? देवराज। कहते हैं साहब इसी देवा ने पहली बार राज्य अर्थात राजधानी रियासत बनाया था, किसे? बूंदी। किसे बनाया था? बूंदी। तो सिंपल सी कहानी ये कि हाड़ौती की सबसे पहली रियासत बनी थी बूंदी। अब कहते हैं साहब बूंदी रियासत कब बनी? तो बता देना 1241 में बनी थी। अब 1241 में 41-42 भी आता है। 1241-42 में अब बूंदी रियासत बनी ना, तो बूंदी के रियासत बनने के कुछ ही समय बाद इसी बूंदी में देवा का ही वंशज, देवा का ही पुत्र, और उस पुत्र का नाम था जैत्र सिंह। बड़े गौर से सुनिएगा साहब। अब उसी जैत्र सिंह ने कहते हैं साहब पराजित किया था कोट या भील को, और कोट या भील को पराजित किया और अधिकार किस पर कर लिया? कोटा पर। और कोटा बन गई मित्रों बूंदी की राजधानी। कोटा बूंदी की क्या बन गई? राजधानी। तो मित्रों बूंदी तो थी बूंदा मीणा की, तो बूंदा मीणा के नाम से तो हो गया बूंदी, और कोट या भील के नाम से हो गया कोटा। तो कोट या भील को पराजित कर कोटा पर अधिकार किया था जैत्र सिंह ने, और उसी जैत्र सिंह ने पहली बार कोटा को बूंदी की क्या बना दिया? राजधानी। तो सिंपल सी कहानी ये होगी कि कोटा कोई अलग से रियासत थी नहीं साहब, कोटा बूंदी की क्या थी? राजधानी। कोटा बूंदी की क्या थी? राजधानी। अब समय और आगे बढ़ा तो कहते हैं साहब आगे जाकर 1631 ईस्वी में 1631 ईस्वी में दिल्ली में मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां। अरे कौन सा? जहां? शाहजहां। और उसी शाहजहां के काल में कहते हैं साहब 1631 ईस्वी में यहाँ बूंदी में शासक था रतन सिंह, और रतन सिंह के पुत्र का नाम था मित्रों माधो सिंह। कौन सा सिंह है? और माधो सिंह कहते हैं साहब कोटा का पहली बार क्या बना था? शासक। तो सिंपल सी कहानी ये कि कोटा राज्य का संस्थापक कहलाएगा साहब माधो सिंह। कौन सिंह है? तो सिंपल सी कहानी ये भी होगी कि कोटा अलग रियासत बनी थी शाहजहां के काल में, इसी कोटा का पहला शासक बना था माधो सिंह। जिस दिन माधो सिंह शासक बनाना उस दिन हिंदी कैलेंडर का महीना था आश्विन महीना, और तिथि थी 10वीं। तो आश्विन शुक्ल 10वीं के दिन कोटा की स्थापना होने के उपलक्ष्य पर इसी कोटा में एक बहुत बड़ा मेला रखा गया। उस मेले का नाम मित्रों दशहरा मेला। अरे कौन सा मेला? दशहरा मेला। तो माधो सिंह ने प्रारंभ किया था मित्रों दशहरा मेला, और आज भी अपने राजस्थान में दशहरा मेला है ना, ये दशहरा मेला मित्रों कहाँ का प्रसिद्ध है? इसी कोटा का। तो दशहरा मेला प्रारंभ करने वाला माधो सिंह ही था साहब, है ना। तो सिंपल सी कहानी ये कि कोटा की स्थापना कर दी माधो सिंह ने, स्थापना साथ दशहरा मेला भी प्रारंभ कर दिया। समूचे राजस्थान में दशहरा मेला प्रसिद्ध है कोटा का, और कोटा के बाद प्रसिद्ध मेला हुआ अपने जोधपुर का। दो दशहरा मेले ध्यान रखना है। अब इसी माधो सिंह ने पहली बार कोटा राज्य की स्थापना की, कोटा का पहला शासक बन गया। और आगे बात करें तो वास्तव में ये कोटा है ना, कोटा हाड़ौती की कह सकते हो साहब बहुत बड़ी पहले जो राजधानी थी वो बन गई रियासत है। अब समूचे हाड़ौती प्रदेश में कोटा इतना कहते हैं साहब समृद्ध राज्य बन गया, समृद्ध रियासत बन गई। कहते हैं साहब समूचे हाड़ौती को कोटा के नाम से जानने लग गए थे। इसी कोटा का आगे जाकर शासक हो जाएगा साहब राम सिंह। कौन सा सिंह है? राम सिंह एक नहीं बल्कि दो हुए थे। ये राम सिंह द्वितीय की बात करें, इसी राम सिंह द्वितीय के समय क्रांति हुई थी। याद करो 1857 ईस्वी की क्रांति। कौन सी क्रांति है? राम सिंह द्वितीय वही है जिसे कहते हैं साहब एक नहीं बल्कि 6 माह कोटा के किले में कैद रहना पड़ा था। तो याद कीजिए 1857 ईस्वी की क्रांति। तो 1857 ईस्वी क्रांति हम याद करते हैं कौन से सिंह को? राम सिंह को। समय और आगे बढ़ा। वैसे मैं आपको कोई इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको केवल मोटे मोटे तौर पर कोटा के ऐतिहासिक कुछ एक जो घटना है ना उनसे आपको अभिभूत करवा रहा हूं, ये समझ लीजिए। बिल्कुल इसी कोटा, तो कोटा कहते हैं साहब लगभग 6 माह क्रांतिकारी अधीन रहा था। राजस्थान नहीं समूचे हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा किला जो सर्वाधिक लंबे समय तक क्रांतिकारियों के अधीन रहा था, वो किला था मित्रों कोटा का किला। करौली के मदन सिंह और सेनापति रॉबर्ट्स, इन दोनों ने मिलकर राम सिंह को आजाद करवाया था मार्च 1858 के अंदर।
तब तक कैद रहा था कौन सा सिंह है? राम सिंह द्वितीय। अब इसी कोटा की बात करें तो कोटा कहते हैं साहब बाद में राजस्थान एकीकरण के समय, राजस्थान एकीकरण के समय कोटा कहते हैं साहब राजस्थान में सम्मिलित हुआ था। याद कीजिए 25 मार्च 1948 को, 1948 है। और उस समय राजस्थान में चरण था दूसरा चरण, और नाम याद कीजिए मित्रों पूर्व राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान है। तो कोटा राजस्थान एकीकरण में, यानी राजस्थान एकीकरण के समय पहली बार आया था साहब दूसरे चरण में। कोटा के राम सिंह द्वितीय समय क्रांति 1857 ईस्वी क्रांति। फिर कोटा राजस्थान एकीकरण में सम्मिलित, यानी राजस्थान राज्य में सम्मिलित हुआ था 25 मार्च 1948 को। चरण का नाम पूर्व राजस्थान संघ। और ध्यान रखना दूसरे चरण की राजधानी भी कौन सी रही थी? कोटा। कौन सी रही थी? और राजस्थान एकीकरण के दौरान कोटा का इस शासक नाम याद कीजिए भीम सिंह। कौन सा सिंह है? और उसी भीम सिंह को बनाया था मित्रों राज्य प्रमुख है। अरे याद आया? तो भीम सिंह बना था राज्य प्रमुख, और यही भीम सिंह राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण बन गया था उप राज्य प्रमुख। अब गौर से सुनना, राजस्थान एकीकरण जब तक पूर्ण नहीं हुआ ना तब तक कहते हैं साहब इसी राजस्थान एकीकरण के दौरान ये भीम सिंह लगातार उप राज्य प्रमुख ही रहा था। तो तीसरे चरण से लेकर लगातार 7वें चरण तक राजस्थान की स्थापना तक उप राज्य प्रमुख रहने वाला कोटा का शासक कौन सा सिंह था? भीम सिंह था। और भीम सिंह ही वह शासक है साहब जो राजस्थान एकीकरण के दौरान राजस्थान राज्य मिलना नहीं चाहता, बल्कि अलग से एक हाड़ौती संघ भी बनाना चाहता। ये क्वेश्चन पिछले पटवार के एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताओ साहब हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किसने किया? तो हाड़ौती संघ बनाने वाला कौन सा सिंह है? भीम सिंह। तो ये तो होगी मित्रों ऐतिहासिक घटना है। फिर से कह रहा हूं, कोटा पहले थी बूंदी की राजधानी। कोटा पहली बार राज्य बना था 1631 में। पहला शासक था माधो सिंह। 1857 ईस्वी क्रांति से शासक बना राम सिंह द्वितीय। और राजस्थान एकीकरण के दौरान, भारत आजादी के दौरान कोटा का शासक बन गया मित्रों कौन सा सिंह है? भीम सिंह। और आगे चलते हैं। अब ये कोटा की स्थिति देखे ना तो कोटा में देखना 24 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 51 मिनट है उत्तरी अक्षांश। इधर 73 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 77 डिग्री 29 मिनट यह है पूर्वी देशांतर। तो ये कोटा की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति है। अब कोटा के बड़े बड़े क्षेत्रों की बात करें तो कोटा के सबसे उत्तर में आएगा क्षेत्र का नाम है पीपलदा क्षेत्र। उसके थोड़ा सा नीचे आएगा दिगोद, एक आएगा लाडपुरा, एक आएगा रामगंज मंडी, उसी प्रकार ये आएगा कनवास, और इसी प्रकार आ जाएगा सांगोद। कौन सा जाएगा? और इसी कनवास के पास ही आपका मूल आ जाएगा मित्रों कोटा नामक क्षेत्र। कोटा की जनसंख्या क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल है 5217 वर्ग किलोमीटर, 19,51,014, यानी इतने लोग निवास करते हैं कोटा में। और जनगणना कौन सी बता रहा हूं मैं? 2011 की। तो मित्रों 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ पर लगभग 19.5 लोग निवास करते हैं मित्रों। कहां पर है? कोटा। और इसी कोटा को कहते हैं साहब राजस्थान की शिक्षा नगरी, राजस्थान में शिक्षा का तीर्थ स्थल कह सकते हो। और आगे चलते हैं। अब कोटा का पूरा परिचय देख लें तो कोटा का लिंगानुपात है ना वो है मित्रों 911, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी मिलेगी मित्रों? 911। उसी प्रकार कोटा का घनत्व देखें तो कोटा का घनत्व है साहब 374, यानी 374 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं साहब कोटा के अंदर। साक्षरता दर देखें तो समूचे राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर भी कोटा की है। कोटा की साक्षरता ध्यान रखने 76.56% है। इसीलिए तो कोटा को नालंदा के नाम, राजस्थान की नालंदा के नाम से भी जाना जाता है। हाँ जी। उसी प्रकार कोटा का विधानसभा क्षेत्र कितने? 6। यहाँ पर तहसीलें कितनी? 6 तहसीलें है ना, 4 उप तहसीलें है ना। तो 6 तो विधानसभा क्षेत्र है, 6 तहसीलें, 4 हो जाएगी उप तहसीलें। और ये जो मैं आपको लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व और साक्षरता दर बता रहा हूं ना, ये दर बता रहे हैं साहब 2011 की जनगणना के मुताबिक। और आगे चलते हैं। अब कोटा का सबसे बड़ा दुर्ग का नाम है कोटा दुर्ग ही है। और उसी कोटा दुर्ग को गढ़ महल भी कहा जाता है। लाल पत्थरों से बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। हाँ, इधर देखना मेरे, ये कोटा का मुख्य किला है। इसका मुख्य द्वार है लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ये ऊपर का नजारा है, यहाँ पर आपके तोपे रखी हुई है। और ये अंदर का नजारा देख सकते हैं। और दिखा देते हैं, ये कोटा किले का बाहरी दरवाजा है।
ये अंदर का पूरा पूरा नजारा है। यहाँ कोटा में चित्र शैली भी हो रखी है। और एक बात और बता दें हम, राजस्थान की चित्रकला में युद्ध व शिकार के सर्वाधिक दृश्य कहाँ के दिखाए गए मित्रों? कोटा में। तो ये कोटा का मुख्य द्वार हो गया, ये अंदर का नजारा हो गया। इसी कोटा की बात करें तो कोटा दुर्ग की पहली बार नींव, पहले गढ़ महल बना था, इसकी नींव कहते हैं साहब 1264 ईस्वी में रखी गई थी, 1264 में रखी गई थी। और उसी समय कहते हैं साहब बूंदी के रहे राजकुमार कौन थे? जैत सिंह बोलो तो या तो जैत्र सिंह, याद करो हमने थोड़ी देर पहले बताया था, जिन्होंने कोटा को अपनी राजधानी बनाया था। तो कोटा को राजधानी बनाया और साथ ही साथ बूंदी में एक महल बना दिया मित्रों, कौन सा? गढ़ महल। इसे कोटा दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और कहते हैं साहब जैत्र सिंह के रहने का जो स्थान है ना, वो बाद में इस गढ़ महल के बाद में कौन सा बन गया था मित्रों? कोटा। तो सिंपल सी कहानी ये कि साहब गढ़ महल में रहने के बाद जैत्र सिंह ने कोट या भील को पराजित किया और अपनी राजधानी किससे बना दिया? कोटा। तो कोटा में जाने से पहले जैत्र सिंह का निवास स्थान पूछे तो बताओगे मित्रों गढ़ महल। और आगे चलते हैं मित्रों, ये गढ़ महल का ऊपर से दृश्य, ड्रोन से लिया हुआ दृश्य है, वही गढ़ महल है, वही कोटा दुर्ग है। ये आपका इधर से मुख्य द्वार हो गया, ये अंदर का पूरा नजारा हो गया। और इसी गढ़ महल के बारे हमने आपको पहले ही कह दिया, निर्माण 1264 में, निर्माता जैत्र सिंह है। और ये जैत्र सिंह का निवास स्थान भी कह सकते हो। ये आपका अबेड़ा महल है, कौन सा है? इसी अबेड़ा महल का निर्माण कहते हैं साहब 18वीं शताब्दी निर्माण हुआ था। इसी अबेड़ा महल के पास में पानी और सरोवर में कहते हैं साहब कमल के फूल भी खिल रहे हैं। ये देखना साहब कमल के फूल है, तो कमल के फूलों से चारों ओर से हटा हुआ महल कौन सा? अबेड़ा महल है। यह अबेड़ा महल भी कोटा बना हुआ है ना। और यहाँ जो महल है ना, ये महल कहते हैं साहब इसे आरामगाह भी कहा जाता है ना। और इसका निर्माण करवाया था यहाँ की रानी का नाम था मित्रों धीर देवी। कौन सी देवी थी? तो धीर देवी ने इस महल का निर्माण करवाया था। ये कृत्रिम जलाशय के चारों ओर ये बना हुआ मित्रों महल है, उस महल का नाम कौन सा? अबेड़ा महल है। और उमेर सिंह द्वितीय के शासन काल में इस जलाशय में विभिन्न प्रकार के मगरमच्छ है ना, उन मगरमच्छों की प्रजातियों को पाला जाने लगा था। तो ये जो इसी अबेड़ा महल के आसपास जो जलाशय दिख रहा है ना, ये जो आपके कमल के फूल वाला, यहाँ पर मगरमच्छ भी पाले जाते थे। और ये अबेड़ा महल के अंदर का दृश्य हो गया। और दृश्य देख सकते हो, दीवारों पर चित्र बने हुए हैं और चित्र सब के सब वही हाथियों की सवारी वाले है ना। सवारी निकल रही है हाथी घोड़ों पर है, तो हाथी घोड़ों पर सवारी करते हुए सर्वाधिक चित्र भी कहाँ के? कोटा के ही है, बिल्कुल चंबल नदी के किनारे। हाँ जी। अब उसी प्रकार कोटा का सबसे प्रसिद्ध जो महल है वो महल कौन सा मित्रों? अबली मीणी का महल है। कौन सी मीणी है? अबली मीणी को अबला मीणा, अमली मीणी भी कहा जाता है। इसका निर्माण कराया था कोटा के शासक राव मुकुंद सिंह ने। राव कौन से सिंह है? वैसे कोटा के आधुनिक निर्माता के रूप में जब माना जाता है मुकुंद सिंह को। कोटा को राजधानी तो बनाया था साहब जैत्र सिंह ने, लेकिन कोटा का सर्वाधिक आधुनिक निर्माण करवाने वाले कौन है? मुकुंद सिंह है। और मुकुंद सिंह ने अपनी प्रेमिका, अपनी प्रेयसी पासवान, कैसे उसका नाम था? अबली मीणी। और उसी अबली मीणी के रहने के लिए एक ऐसे तो दूर जंगल के अंदर एक महल का निर्माण करवाया। आज भी ये महल है और इस महल का नाम है अबली मीणी का महल या अमली मीणी का महल, ये भी हो सकता है। और इन्होंने इसका निर्माण कार्य चलता है भाई, निर्माण कार्य इनका चला था लगभग 17वीं शताब्दी मानी जाती है। एक भाई निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया था 1649 में, पूरा लिख देते हैं। 1649 से लेकर 1657-58 ईस्वी तक निर्माण चला था इसी अबली मीणी महल का। और अबली मीणी कहते हैं साहब राव मुकुंद सिंह की पासवान थी या फिर उनकी प्रेमिका थी। तो प्रेमिका के रहने के लिए कोटा में तो जगह मिल नहीं सकती थी, तो कोटा से सुदूर कह सकते साहब दूर दराज जंगल में है ना, जहाँ प्राकृतिक बड़ा ही मनोरम दृश्य था। और उसी प्रकृति की गोद में इस महल का निर्माण करवाया गया। और इसी अबली मीणी महल के निकट ही तो आसपास वो आपका अभ्यारण्य भी मिल जाएगा। इसी महल के अंदर भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है, ये शिवलिंग लगा हुआ है। और ये पुराने जमाने के महल है जो जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं। और इसी महल के बीचों बीच एक बावड़ी बनी हुई है। भीम चोरी और भीम चौरी है ना, ये भी कहां पर है मित्रों? इसी कोटा के अंदर। आप याद करो साहब, पांडवों ने अज्ञातवास कहां गुजारा साहब? इसी राजस्थान में है ना। और उस अज्ञातवास के समय कहते हैं साहब भीम की चौरी या चोरी कहते हैं साहब कहां पर लगी थी? कोटा के अंदर। वैसे कई इतिहासकारों का मानना कि जो भीम ये चोरी है ना, ये चौरी है ना, ये भीम मौर्य की चौरी मानी जाती है।
है ना। तो अलग अलग भाई इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग कहा गया। कोई तो कहते हैं साहब भीम जो पांडु को भाई भीम की चौरी है वो भी कोटा में। कोई कहते हैं साहब एक गुप्तकालीन शासक थे, उस शासक का नाम था भीम। तो और कोई कहते हैं साहब मौर्यकालीन शासक थे भीम मौर्य। तो सिंपल सी कहानी, भीम नामक व्यक्ति का विवाह हुआ था कोटा में और वहां पर लगी हुई मित्रों कौन सी चोरी, भीम चोरी, इसे कहते हैं भीम है चौरी। और ये चौरी का दृश्य है, यहाँ पर भीम का विवाह हुआ था। और चौरी का मीन तो आप लोग समझते होंगे, अरे समझते हो ना भाई, चौरी का मीन वही है विवाह से पहले उठने वाला धुआं, उड़ने वाला। तो ये समझ लो कि भीम का धुआं कहाँ उठा था साहब, कोटा में। और जहां भीम का धुआं उठा ना वहां बन गई साहब भीम की चौरी। और आगे चलते हैं। उसी प्रकार इसी कोटा में एक बहुत बड़ा महल बना हुआ है, उस महल का नाम मित्रों जग मंदिर महल है। कौन सा महल है? अब ये जग मंदिर महल बनाया था मित्रों कोटा में एक शासक हुए, आपने नाम तो भली बात ही सुन रखा होगा, दुर्जन साल सिंह। कौन सिंह है? और दुर्जन साल सिंह की कह सकते हो साहब रानी। और मेवाड़ में एक शासक का नाम याद करो साहब, राणा संग्राम सिंह द्वितीय, नाम सुना कभी? तो राणा संग्राम सिंह द्वितीय की पुत्री का विवाह करवाया था कोटा के शासक दुर्जन साल के साथ। और सांगा की पुत्री का नाम था ब्रज कंवर। कौन सी कंवर है? तो ये कह सकते हो साहब सांगा की पुत्री का विवाह, सांगा द्वितीय कह रहा हूं मैं, संग्राम सिंह द्वितीय। तो संग्राम सिंह द्वितीय की पुत्री ब्रज कंवर का विवाह करवाया था दुर्जन साल के संग। और कहते हैं साहब दुर्जन साल की रानी ब्रज कंवर ने यहाँ बनाया था मित्रों जग मंदिर। और ये जग मंदिर उसी तर्ज पर बना हुआ है जैसा जग मंदिर कहाँ बना हुआ मित्रों, भाई उदयपुर के अंदर। भाई उदयपुर वाला जग मंदिर तो याद आ ही रहा है। तो याद करो साहब जिस प्रकार जग मंदिर कहाँ बना हुआ, उदयपुर में। और उदयपुर वाले जग मंदिर का निर्माता कौन है? याद करो जगत सिंह। अरे याद है ना? तो साहब जगत सिंह ने जैसा जग मंदिर बनाया था ना वैसा कहते हैं साहब मेवाड़ की राजकुमारी ब्रज कंवर जो दुर्जन साल की रानी थी, उन्होंने कहते हैं साहब 1743 से लेकर 1745 ईस्वी के मध्य इस महल का निर्माण का, जिसका नाम है जग मंदिर। और इसकी थीम यानी इसकी वास्तुकारी है ना वैसी ही हो रखी है जिस प्रकार आपके उदयपुर की पिछोला झील में बना हुआ मित्रों जग मंदिर। तो ये भी तय हो गया, राजस्थान में जग मंदिर एक नहीं बल्कि कितने हो गए हैं? 2 हो गए हैं। एक दो जग मंदिर कहाँ बताओगे? उदयपुर की पिछोला झील में, और दूसरा हो गया आपके यहाँ इसी कोटा के अंदर। मित्रों इस जलाशय का नाम, वो तो वहां तो पिछोला झील, यहाँ जलाशय का नाम है किशोर सागर। कौन सागर है? किशोर सागर है। या फिर कह सकते हो साहब किशोर सागर नामक तालाब है, या फिर किशोर सागर नामक सरोवर है। और इसी किशोर सागर में महल बना मित्रों जग मंदिर महल। और आगे चलते हैं। उसी प्रकार यहाँ विभीषण का मंदिर देखते हैं। विभीषण नाम लेते आप भली बात ही समझ गए होंगे। याद करो साहब रावण के भाई, रावण का भाई विभीषण राजस्थान नहीं समूचे हिंदुस्तान में एकमात्र विभीषण मंदिर बना हुआ मित्रों कैथून के अंदर है। कहाँ बना हुआ है? और कैथून वर्तमान कहाँ है? कोटा में। ये विभीषण मंदिर का मुख्य द्वार है और ये रावण का भाई विभीषण है। अब ये विभीषण की बहुत ही दुर्लभ मूर्ति है। मतलब कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने आज तक विभीषण की मूर्ति, विभीषण के दर्शन नहीं किए हैं, तो आज आप विभीषण के दर्शन भी कर सकते हो। तो देखिए साहब कितना फायदा जिला दर्शन का कि आप घर बैठे बैठे कैथून में बने हुए साहब विभीषण मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। तो ये आज आपके सामने रावण का भाई कौन है? विभीषण का मंदिर बना हुआ। लेकिन एक बात ये भी है, विभीषण ने राम से दोस्ती निभाई और रावण के मरने का भेद भाई विभीषण ने किनको बताया? भगवान श्री राम को। अब भाई को मरने का भेद, माना कि रावण राक्षस था, बड़े गौर सुना, माना कि रावण राक्षस था और राक्षस को मारने का भेद बताने वाले कौन है? विभीषण। बताया किसे? भगवान श्री राम को। लेकिन ये भी तो देखो साहब विभीषण रावण का भाई भी था, इसीलिए जब जब कोई भेद की बात आती है ना, इसीलिए कहा जाता है घर का भेदी लंका डाये। उसी प्रकार ये कहानी चरित्र होती मित्रों विभीषण के नाम से। हाँ, घर का भेदी लंका डाये। तो मित्रों ये मानना कि साहब अगर अपन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, धार्मिक दृष्टि से देखें, तो भाई एक राक्षस को मरवाने का काम किया विभीषण ने। लेकिन दूसरी दृष्टि से, दूसरा पहलू देखे ना, ब्लड रिलेशन की दृष्टि से देखे ना, तो साहब बिल्कुल भाई के साथ तो धोखा ही हुआ है। और इसीलिए तो रावण ने, यार मरते हुए रावण ने लक्ष्मण को कहा था कि देख लक्ष्मण, भाई भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों को कहा कि भाई आप दोनों का शक्ति की तुलना करें।
तो मैं आप दोनों से ज्यादा शक्तिशाली हूं। अगर क्षेत्रफल की बात करें, आपकी अयोध्या से कई गुना बड़ी मेरी लंका है, लेकिन मैं क्यों हार गया कि भाई लक्ष्मण के साथ भगवान श्री राम खड़े। राम जी कहते हैं, राम जी आप जीत गए कारण कि आपके साथ कौन खड़ा, आपका भाई, और मैं क्यों हार गया कि मेरे साथ कौन नहीं खड़ा है, मेरा भाई, यानी मेरा भाई आपके साथ खड़ा है। सिंपल सी कहानी, ये कमी किसकी खली है साहब, भाई की। इसीलिए तो भाई को भुजा का रूप दिया जाता है साहब। जिंदगी में ध्यान रखना, भाइयों के मध्य चाहे कितने भी अनबन हो जाए, चाहे कितना भी कोई मतभेद हो जाए ना, जिंदगी में भाइयों से मतभेद भले ही हो, अनबन भले हो, लेकिन कभी मन भेद नहीं होना चाहिए। मतभेद हो तो दूर हो सकता है, लेकिन मन में भेद नहीं होना चाहिए। इसलिए हमेशा कहते हैं साहब, रावण ने भी यही स्वीकार किया था कि साहब मैं क्यों हार गया कि मेरे साथ मेरा भाई नहीं था, और राम जी आप क्यों जीत गए, आपके साथ आपका भाई खड़ा है। तो भाइयों को लेकर तो उदाहरण आप राम रावण के समय से देख सकते हैं। हाँ, और आगे चलते। अब खड़े गणेश का मंदिर है। वैसे ये जो विभीषण का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, आपको पूरा इतिहास बता दें, ये 4वीं शताब्दी बना हुआ मंदिर है ना। और होली से अगले 7 दिनों तक यहाँ पर बहुत बड़ा मेला भी लगता है ना, होली से पहले की बात करें। अब उसी प्रकार यहाँ पर खड़े गणेश जी का मंदिर बना हुआ है। अब मैं आपको जब जब गणेश जी के मंदिर बताता हूँ ना, तो बहुत सारे मंदिर बताता हूँ भाई। सबसे पहले कहते हैं सबसे बड़े गणेश जी का मंदिर बना रणथंभौर के अंदर, वहां पर त्रिनेत्र वाले गणेश है। उसी प्रकार आपको बताते हैं साहब लेटे हुए गणेश कहाँ है, वो आपके रणथंभौर मिल जाएंगे। उसी प्रकार बताते हैं सिंह की सवारी गणेश मंदिर कहाँ है, तो बीकानेर बताते हैं। उसी प्रकार बताते हैं साहब नाचना गणेश कहाँ है, तो सिरु में नहीं, बाजना से गणेश कहाँ है, सिरु में बताते हैं। नाचना गणेश कहाँ, अलवर में बताते हैं। उसी प्रकार खड़े गणेश का मंदिर है ना, वो कहाँ पर बना हुआ मित्रों, कोटा के अंदर है। कामना है तो ये खड़े गणेश, और ये खड़े गणेश की प्रतिमा आप देख सकते हो। तो घर बैठे बैठे आप प्रथम पूज्य देव गजानन जी के भी घर बैठे बैठे दर्शन कर सकते हैं। तो ये आपके सामने गणेश जी है, तो ये गणेश जी की प्रतिमा है, ये गणेश जी के मंदिर का मुख्य द्वार है, और ये स्पष्ट लिखा हुआ है, ये खड़े गणेश जी के मंदिर का ट्रस्ट बना हुआ है, और इसी के पास आपका प्रवेश द्वार बना हुआ है। तो सभी विद्यार्थी घर बैठे बैठे हिंदुओं के प्रथम पूज्य देव गजानन जी घर बैठे बैठे आप दर्शन कर सकते हैं, और खड़े गणेश से ये विनती कर सकते हैं कि साहब हमारी सोई हुई जिंदगी को भी आप खड़ा कर दो साहब। अब उसी प्रकार यहाँ पर गोदावरी धाम भी बना हुआ है। अब ये गोदावरी धाम है किनका भाई, आपके हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं साहब, ये हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है, हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है, और इसे संकट मोचन हनुमान मंदिर भी कहा जाता है। इसे गोदावरी धाम भी कहते हैं, इसे संकट मोचन हनुमान मंदिर भी कहते हैं। और संयोग की बात ये है, आज भी मंगलवार है, यानी आज वार दिन का साहब भाई जय बजरंग बली का, तो जय बजरंग बली के वार के दिन आप दर्शन कर सकते हैं साहब हनुमान जी के। ये बहुत पुराना मंदिर है, लगभग कहते हैं साहब 11वीं शताब्दी यानी 1043 ईस्वी में बना हुआ मंदिर माना जाता है, 1043 में। और इस मंदिर का आगे जाकर जीर्णोद्धार हुआ था, यानी पुनर्निर्माण हुआ था आगे जाकर 1963 ईस्वी में, यानी हिंदुस्तान आजाद होने के बाद इसका पुनर्निर्माण भी हुआ। और रामनवमी के शुभ दिवस पर गोपीनाथ भार्गव के माध्यम से मंदिर का पुनः कहते हैं निर्माण करवाया गया था, है ना। यानी जीर्णोद्धार करवाने वाले मित्रों पूछे ना तो बताओगे साहब कौन से नाथ है, गोपीनाथ जी भार्गव है। तो गोपीनाथ जी भार्गव साहब ने इसका पुनः जीर्णोद्धार करवाया, ये बना था 1963 में। और यहाँ पर कहते हैं साहब 12 फीट ऊंचे चबूतरे पर 120 फीट लंबा और 60 फीट चौड़ा एक भवन का निर्माण कराया हुआ है, जिसे मार्बल पत्थरों से कहते हैं साहब सुसज्जित किया गया। और इसी के अंदर जाते उत्तर दिशा में कहते हैं साहब हनुमान जी का मंदिर बन जाएगा। तो मित्रों ये आपके से सामने हनुमान जी का मंदिर गोदावरी धाम नाम से। उसी प्रकार यहाँ पर गेपरनाथ महादेव मंदिर बना हुआ है। वैसे एक गेपरनाथ का मंदिर याद करो डूंगरपुर में भी देखा था आपने, है ना, वो गेपरनाथ अलग है, ये गेपरनाथ अलग है। तो ये गेपरनाथ महादेव जी का मंदिर है, ये दुर्गम पहाड़ी पर बना हुआ मंदिर है। ये मंदिर के बाहर का दृश्य है, यहाँ पर झरने भी चलते हैं, और ये मंदिर के अंदर शिवलिंग की प्रतिमा भी लगी हुई है ना। ये गेपरनाथ जी महादेव मंदिर का निर्माण कहते हैं साहब बहुत पुराना मंदिर माना जाता है, लेकिन 2008 ईस्वी में कहते हैं साहब भयंकर बारिश होने से, भयंकर है बारिश होने की वजह से, बरसात होने की वजह से भूस्खलन हुआ, और भूस्खलन होने की वजह से मंदिर कहते हैं साहब थोड़ा सा खंडित भी हो गया,
है ना। दोबारा कहते हैं इस मंदिर का निर्माण करवाया गया और दोबारा जब मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ ना, उसके बाद कहते हैं साहब जमीन से 300 फीट ऊपर कहते हैं साहब वहाँ पर शिवलिंग का कह सकते शिवलिंग की प्रतिमा रखी गई थी जी। ये बहुत ही पुराना मंदिर माना जाता है और इसमें कहते हैं साहब जिस प्रकार आपको मैंने एक बताया था नारायणी माता का मंदिर बना हुआ साहब बरवा की डूंगरी राजगढ़ अलवर के अंदर, वहां पर एक पानी का नाला आता है। उसकी विशेषता उस नाले में पानी कहां से आता है इस बात का आज तो कोई प्रमाण नहीं लगा। उसी प्रकार कहते हैं साहब इसी मंदिर के निकट कहते हैं साहब बरसात में झरने चलते हैं, लेकिन बिना बारिश के कहते हैं साहब 12 मास कहते हैं साहब इसके निकट एक बहुत बड़ा पानी का तालाब बना हुआ है, जलाशय बना हुआ है और वो जलाशय कहते हैं साहब 12 महीने कहते हैं भरा हुआ रहता है। और यहाँ इसी जलाशय के निकट कहते हैं साहब एक जलधारा भी चलती है ना। यानी बिना बारिश के मौसम मान लेते हैं, लेकिन बिना बारिश कहते हैं साहब गर्मियों के महीने में भी यहाँ एक ऐसे तो साहब लगातार रूप से 12 महीने 24 घंटे की जलधारा चलती रहती है, जिसे आप गोमू कुंड का भी रूप दे सकते हैं। बिल्कुल। और आगे चलते हैं, ये आपके सामने यहाँ पर जो मैंने बताया था ना महादेव जी का मंदिर बना हुआ है ना, इसी महादेव जी मंदिर के ये अंदर का दृश्य आप देख सकते हो। और इस महादेव मंदिर उससे थोड़े से दूर ही है, यहाँ पर जाना कंसवा का महादेव मंदिर बना हुआ है। कौन सा है? कंसवा। और यहाँ पर कहते हैं साहब ऋषि कणु भी आए थे। कौन आए थे? तो ऋषि कणु की कह सकते हो साहब कर्मस्थली कौन सी मानी जाती है? कंसवा। और कंसवा भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है। तो भगवान शिव के मंदिर, और आप वैसे देखना आप कोई से जिले के जिला दर्शन करना, वहां पर आपको हर जगह भगवान शिव का मंदिर तो कहीं मिल ही जाएगा। यहाँ पर देखना थोड़ी देर पहले आपने ये शिव मंदिर देख लिया साहब, गैपुरनाथ वाला शिव मंदिर। इससे पहले भी आपने देखा गोदावरी, यहाँ तो हनुमान जी का मंदिर है। उससे पहले शिव मंदिर और देख खड़े गणेश जी, ये भी शिव जी के परिवार से ही है। विभीषण का मंदिर हो गया, यानी महादेव जी के मंदिर आपको जहाँ कहीं भी है ना मिल ही जाएंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये हो गया साहब कंसवा का शिव मंदिर। अब और आगे चलते हैं मथुराधीश का मंदिर। अब मथुराधीश का मीन याद करो साहब वही भगवान श्री कृष्ण। अब इसे मथुरेश जी का मंदिर भी कहा जाता है। अब आप मथुरेश जी मंदिर का दृश्य देखिए, ये तो बाहरी दृश्य है। ये मथुरेश जी की मूर्ति लगी हुई है, यहाँ छोटी छोटी वह मूर्तियां लगी भगवान श्री कृष्ण की, और मूर्तियां वैसी काले मार्बल की। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, इसी मथुरेश जी से हमें याद आता है कि यहाँ पर याद करो जो राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय, कौन संप्रदाय है? वल्लभ संप्रदाय की एक पीठ है ना, वो पीठ कहां पर बनी हुई मित्रों? इसी मथुराधीश के मंदिर में। और ये पीठ कौन सी मित्रों? दूसरी पीठ है भाई। वल्लभ संप्रदाय की सबसे पहली पीठ तो बनी हुई है श्रीनाथ जी के मंदिर में। और श्रीनाथ जी का मंदिर कहां? नाथ द्वारा में। नाथ द्वारा कहां है? राजसमंद में। वो तो है प्रधान पीठ। लेकिन वल्लभ संप्रदाय की दूसरी जो पीठ बनी है ना, वो बनी है साहब मथुरेश जी के मंदिर में। इसे मथुराधीश का मंदिर भी कहा जाता है ना। और इस मंदिर का निर्माण कहते हैं साहब करवाया था वल्लभाचार्य के पुत्र, और वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम याद करो साहब विठलनाथ। याद आ रहा कुछ है? और याद करो साहब वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और विठलनाथ के भी 4 शिष्य। शिष्य कितने हो गए? 8। और वही 8 शिष्य भगवान श्री कृष्ण यानी श्रीनाथ जी की क्या करते थे? सेवा। इसीलिए उन कवियों को कहा जाता था साहब अष्ट छाप कवि। कभी सुना होगा ना भाई, श्रीनाथ जी के मंदिर में भगवान श्रीनाथ की सेवा भक्ति करने वाले कहते हैं साहब 8 कवि थे। उनमें सबसे पहला प्रमुख कवि कौन था? सूरदास, जिससे पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। नाम तो सुना ही होगा। उसी में ध्यान रखना 8 में से जो 4 शिष्य थे ना, वो शिष्य थे वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ के। और इस कोटा वाले मथुराधीश मंदिर का निर्माण करवाया था साहब विठलनाथ ने। हाँ जी। और आगे चलते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर बुड्ढादीत का सूर्य मंदिर बना हुआ है। अब सूर्य मंदिर भी आपने बहुत सारे देखे। राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर कहाँ? चित्तौड़गढ़ में, जहाँ पर वर्तमान कालिका का मंदिर बना हुआ है। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ? ओसिया के अंदर है, जिसे राजस्थान का कोणार्क कहते हैं। उसी प्रकार इसी कोटा के बुड्ढातीत नामक पर यहाँ पर सूर्य मंदिर बना हुआ है। और ये मंदिर कहते हैं साहब इसी कोटा की तहसील याद करो साहब दिगोद। कौन सी है? दिगोद या बिंगोद कहते हैं साहब, वहां पर तहसील में ये मंदिर बना। और ये मंदिर बना साहब एक नहीं बल्कि पंचायतन शैली में। कौन शैली में है? पंचायतन शैली। तो पंचायतन शैली मंदिर बना मित्रों कौन सा है? बुड्ढातीत का कौन सा मंदिर है? सूर्य मंदिर। बिल्कुल। और आगे चलते हैं, उसी प्रकार 4 चौमा शिवालय बना हुआ। अब ये 4 चौमा शिवालय फिलहाल आपके LDC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के अंदर।
क्वेश्चन क्या था कि निम्न में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रत्यारकालीन नहीं है ना। उसमें से 4-5 मंदिर दिए थे। ये चारचौमा कोटा में स्थान का नाम है, यहाँ पर भगवान शिव जी का मंदिर बना हुआ है ना। और ये मंदिर ध्यान रखना गुप्तकालीन मंदिर माना जाता है। कौन से कालीन है? गुप्तकालीन। तो गुप्त काल में बना हुआ था भगवान का, ये कह सकते हो साहब ये शिवालय, और शिवालय बोलो तो शिव जी का स्थान होता है उसे शिवालय कहते हैं। ये तो मुख्य द्वार हो गया, और ये अंदर शिव जी की कह सकते हो मूर्ति होगी। तो यहाँ शिवलिंग नहीं बल्कि भगवान शिव की प्रतिमा है ना। ये भी प्रतिमा एक तरह के काले मार्बल जैसी प्रतिमा बनी हुई है। तो ये भगवान शिव के काले मार्बल वाली प्रतिमा लगी हुई है चारचौमा में। और चारचौमा वर्तमान कहाँ बताओगे? इधर आपके भाई चारचौमा स्थान का नाम है जो कहाँ? कोटा के अंदर। ये कोटा से लगभग 25-30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो जहाँ कहीं भी देखो शिवालय में यहाँ मुख्य मेला लगता है शिवरात्रि के दिन। शिवरात्रि आप भली बात ही जानते हैं। हाँ जी, और आगे चलते हैं। यहाँ कोटा के जितने भी शासक हैं उस शासकों की बनी हुई है छतरियां। और छतरी कौन सी मित्रों? सारबाग की छतरियां। अब ये कोटा में जितने भी जो आड़ा शासक थे, कौन शासक थे? उन आड़ा शासकों की छतरियां बनी उस सारबाग। सारबाग के साथ साथ इसी कोटा में छतरी बनी मित्रों छत्र विलास की। कौन सी विलास की है? तो छत्र विलास और सारबाग की छतरियां नहीं। छतरियां मित्रों कहाँ की बताओगे? कोटा की छतरियां हैं। और आगे चलते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर महाराव माधो सिंह का संग्रहालय भी बना हुआ है। अब माधो सिंह, याद करो साहब, माधो सिंह जिन्होंने कोटा राज्य की स्थापना की थी, ये माधो सिंह संग्रहालय ना, ये संग्रहालय बना था हिंदुस्तान आजाद होने के बाद राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य पर। और याद करो आप, राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। कौन सी मार्च को? तो ये संग्रहालय बना था मित्रों 30 मार्च 1970 ईस्वी को। आपसे पूछेंगे साहब कि बताओ साहब माधो सिंह संग्रहालय की स्थापना किस उपलक्ष्य पर हुई? तो बता देना साहब राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य पर। और राजस्थान दिवस हम कब मनाते हैं? 30 मार्च को। इस ये कोटा दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार पर ही है। थोड़ी देर पहले आपने देखा था ना वो गढ़ निवास महल, तो उसी गढ़ निवास महल के द्वार के अंदर जाते ही आप देखना साहब उस प्रवेश द्वार के बिल्कुल पास में दाएं तरफ आपको बहुत बड़ा पुस्तकालय यानी संग्रहालय मिलेगा। और वास्तव में संग्रहालय, इस महल का निर्माण है ना, इसका निर्माण तो हो गया था मित्रों राम सिंह द्वितीय के समय। कौन सिंह है? तो राम सिंह द्वितीय के समय इस महल का निर्माण तो हो ही गया था, लेकिन महल को कहते हैं साहब बाद में संग्रहालय का रूप दिया था 1917 के अंदर। और मूलतः ये जहाँ संग्रहालय है ना, वहां पर एक महल बना मित्रों, उस महल का नाम है गुलाब महल। कौन सा महल है? तो गुलाब महल कह सकते हो। और इस गुलाब महल का निर्माण करवाया था जैत्र सिंह ने। तो राम सिंह द्वितीय और जैत्र सिंह का जो निवास स्थान था ना, उसी को वर्तमान बना दिया संग्रहालय। और ये संग्रहालय बना हुआ था, तो ये माधो सिंह जी का संग्रहालय बना हुआ है। तो माधो सिंह संग्रहालय, फिर से बता रहा हूं मैं, माधो सिंह संग्रहालय ये स्थापित हुआ था 30 मार्च 1970 ईस्वी को। इस महल का मूलतः निर्माण किया था राम सिंह द्वितीय ने। यहाँ पर एक महल और बन गया गुलाब महल, और उस गुलाब महल का निर्माण करवाया था आपके आगे जाकर भाई उससे पहले करवाया था राव जैत्र सिंह ने। और जैत्र सिंह याद करो जिन्होंने गढ़ निवास महल बनाया था। ये अंदर के आप संग्रहालय के चित्र देख सकते हो। ये यहाँ पर हाथी की सवारी दिखाई हुई है, यहाँ पर आपके 12 सिंह का चित्र रखा हुआ है, यहाँ पर राजा जी का राज सिंहासन रखा हुआ है, और यहाँ पर एक राजा अपने पोशाक धारण किए हुए, इसे चौगा कहते हैं। कई बार आप विद्यार्थी कहते हो साहब चौगा क्या होता है ना। इस चौगा को आत्म सुख भी कहा जाता है। भाई धोती और अंगर की जो होती है ना, उसके ऊपर सर्दियों में जो पहनते हैं उसे क्या बोलते हैं? चौगा। और चौगा से हमें याद आता है समूचे भारत में सबसे बड़ा या सबसे लंबा और सबसे चौड़ा जो चौगा था ना, वो चौगा किसका था मित्रों? याद कीजिए आमेर के शासक माधो सिंह द्वितीय का, और आमेर शासक माधो सिंह प्रथम का। और माधो सिंह प्रथम का उसकी कहते हैं हाइट थी 7 फीट और चौड़ाई थी 4 फीट। तो 7x4 का चौगा सबसे लंबा और चौड़ा चौगा माना जाता है, जो आज भी राजस्थान के जयपुर के सिटी पैलेस संग्रहालय में रखा हुआ है ना। तो वो जयपुर की कहानी है। लेकिन ये चौगे का आकार आप देख सकते हो साहब, ऐसी मूर्ति लगा रखी है। कहां पर है? इसी संग्रहालय के अंदर। और आगे चलते हैं। कोटा का हवा महल, वहां याद करना मित्रों, वो जो जयपुर वाला हवा महल वो अलग है,
और ये कोटा का हवा महल है। और कोटा के हवा महल वास्तव में कहते हैं साहब ये जयपुर से पहले बन चुका था। और इस कोटा के हवा महल को जो कहते हैं साहब इसी की तर्ज पर आगे जाकर याद करो साहब प्रताप सिंह ने बनाया था साहब हवा महल जो का जयपुर में। तो कोटा में हवा महल अलग है और जयपुर हवा महल है अलग है, बिल्कुल। और आगे चलते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर चंबल गार्डन मिलेगा, है ना। इसे घड़ियाल अभ्यारण्य भी कह सकते हैं हम। ये चंबल उद्यान का सा मुख्य द्वार हो गया, है ना। अब ये चंबल उद्यान अंदर का दृश्य देखिए, यहाँ पर आपको जलाशय भी मिलेगा, यहाँ पर आपको झरने चलते हुए कैसा सर्किल भी बना रखा है, यहाँ से टॉय ट्रेन भी चलती है। और ये यहाँ का दृश्य है, ये यहाँ का पूरा हरा भरा इलाका मित्रों कौन सा चंबल उद्यान का। इसी चंबल उद्यान का निर्माण, वैसे ये जंगल तो बहुत पुराना है लेकिन मूलतः उद्यान का रूप मिला था इसे 1983 ईस्वी में, 1900। और यहाँ दलदली मगरमच्छ और घड़ियालों के लिए कहते हैं साहब बहुत ही उचित जो उद्यान है वो कौन सा मित्रों, चंबल उद्यान है, चंबल गार्डन है। इसे चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य भी कहा जाता है ना। तो मगरमच्छ और घड़ियालों की जो संख्या है ना सर्वाधिक कहाँ पर बढ़ रही है, इसी चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में कह सकते हो। तो घड़ियालों के लिए कह सकते हो साहब सबसे अनुकूल जो उद्यान है ना वो कौन सा बताओगे साहब, चंबल वाला बताओगे। और आगे चलते हैं। उसी प्रकार देखें यहाँ यातायात प्रशिक्षण पार्क बना हुआ है ना, कि राजस्थान का पहला यातायात प्रशिक्षण पार्क है ना वो कोटा बना, बिल्कुल बना था। और इस पार्क की स्थापना हुई थी मित्रों 1992 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में यातायात प्रशिक्षण पार्क पहली बार कोटा बना। अब पार्क के नज़ारे देखिए साहब, ये यातायात प्रशिक्षण यहाँ पर आपको अलग अलग भाई दिशा निर्देश के तहत सड़कें बनाई हुई है ना। यहाँ क्रॉस रोड है ना, सब जगह मतलब यातायात के जितने भी जो नियम कानून कायदे ना उनसे लेकर बहुत बड़ा गार्डन बना रखा साहब कहाँ, कोटा के अंदर। बाकी आजकल तो होता क्या है भाई, जिस समय भाई होता ना कि भाई यातायात सुरक्षा पखवाड़ा, उस समय हर चौराहे पर आपको ये यातायात से संबंधित नियमावली आपको पढ़ाई जाती है, आपको सिखाई जाती है। लेकिन सबसे पहले से यातायात नियमों के लिए एक पार्क की जो स्थापना हुई थी ना वो कहाँ पर हुई थी मित्रों, इसी कोटा के अंदर। यातायात प्रशिक्षण भी कह सकते हो। और आगे चलते हैं। अब समूचे देश का वैसे है तो 5वां भाई हैंगिंग ब्रिज, लेकिन पूरे भारत का सबसे बड़ा जो हैंगिंग ब्रिज है ना ये मित्रों कहाँ का है, इसी कोटा का। और ये हैंगिंग ब्रिज लगा हुआ मित्रों इसी चंबल नदी पर, ये आप देख सकते हो पूरे भारत का सबसे बड़ा है। और ये राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने साल इसकी शुरुआत कैसे तो साल 2006-07 में हुई थी, 2006-07 में हुई थी। लगभग 10 वर्ष तक इसका निर्माण हुआ। और इस हैंगिंग ब्रिज का जो उद्घाटन है ना ये उद्घाटन हुआ था मित्रों 2017 के अंदर, 2000 है। और हम आपको बता दें उद्घाटन करने वाले कौन थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री आपके भाई नरेंद्र मोदी साहब। तो नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया ना, तो उद्घाटन करने भौतिक रूप से फिजिकल रूप से आप खुद ब्रिज पर नहीं आए थे, बल्कि इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी मित्रों उदयपुर से आज थी। तो 2017 ईस्वी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिमोट कंट्रोल से बटन दबाकर कहते हैं साहब उद्घाटन किया था किसका, इसी हैंगिंग ब्रिज का। और इसका उद्घाटन हुआ था अगस्त 2017 में, अगस्त 2017 में प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी ने झूलता हुआ पुल, बिल्कुल सही कह रहे हो, तो झूलते हुए इस पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ 2007 ईस्वी में, 2006-07 में, पूरा हुआ 2017 में। और हम आपको बता दें यहाँ एक बार बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो गई थी। यहाँ जितने आप पोल देख रहे हो ना उसमें से एक पोल कहते हैं साहब क्षतिग्रस्त हो गया था 2009 ईस्वी में। लगभग कहते हैं साहब 40 से एक लोग है ना हताहत हो गए थे साहब इसी पुल के टूटने की वजह से। बाकी ये पुल कब गई बन जाता, लेकिन 2009 में कहते हैं साहब हो सकता साहब कोई ऐसी सामग्री, घटिया सामग्री कोई प्रयोग में ली होगी, उस वजह से साहब ये भाई पुल निर्माण होते होते टूट गया था। और दूसरा कारण ये भी है यहाँ निर्माण के लिए 12 महीने है ना भाई निर्माण के अनुकूल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं कि साहब बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत ज़्यादा बरसात कहाँ पर होती है, इसी कोटा के अंदर। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना समूचे राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला भी कौन सा, कोटा ही है। तो नदी नाले ज़्यादा है, यहाँ का वातावरण बहुत ही मतलब कैसे तो साहब थोड़ा नम सा वातावरण है, नमी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर।
हाँ, तो ज्यादा नमी होने की वजह से कहते हैं साहब 2009 ईस्वी में एक बार इस हैंगिंग जो ये ब्रिज है ना, इसका एक पुल टूट गया था और पुल टूटने की वजह से यहाँ बहुत बड़ा हादसा भी हुआ था। फिर बाद में निर्माण कार्य फिर से प्रारंभ हुआ और आखिर में उद्घाटन अगस्त 2017 में उद्घाटन हुआ था उदयपुर से। विशेषकर ध्यान रखना, उद्घाटन कहाँ से हुआ था? उदयपुर से हुआ था और उद्घाटन किया था तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। तो मित्रों, ये चंबल नदी है, यहाँ देख सकते चारों तरफ बहुत ही हरा भरा सा नजारा है। और ये हैंगिंग ब्रिज आप नजदीक से देखिए, और ये हैंगिंग ब्रिज का रात का नजारा है ना, रात्रिकालीन है नजारा माना जाता है साहब। ये कौन सा? उसी हैंगिंग ब्रिज का। और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। अब इसी प्रकार यहाँ 7 वंडर्स पार्क भी बना हुआ है। सबसे बहुत ही शानदार 7 वंडर्स पार्क का मीन ये आपने सुने होंगे साहब, दुनिया में 7 अजूबे कितने हैं? तो उन्हीं 7 अजूबों के सब के कहते हैं साहब अलग अलग उसे यहाँ पिक्चर बना रखी है। यहाँ ताजमहल भी देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो साहब ये याद करो साहब वो आपके बहुत ऊंचा जो टावर लगा हुआ है। हाँ, तो ये अलग अलग जितने भी जो दुनिया के 7 अजूबे है ना, वो सातों 7 अजूबे कहते हैं साहब एक ही पार्क में है, एक ही पार्क में। उनके जैसा तो नहीं है, लेकिन उनका रूप देकर यहाँ पर अलग अलग रूप से बताया, इसीलिए 7 वंडर्स पार्क भी कहते हैं। इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था मित्रों दिसंबर 2012 के अंदर, दिसंबर 2012 में। और ये एक साल बाद कहते हैं साहब 12 सितंबर 2013 ईस्वी को पूर्ण हो चुका था। और 12 सितंबर 2013 को कहते हैं साहब जनता के लिए इसे खोल दिया गया था। तो दुनिया के 7 अजूबों का पार्क भी है। हाँ, तो 2013 में ये 7 वंडर्स पार्क बना था। अब कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट है ना, ये भी लगा हुआ मित्रों कोटा के अंदर। अब ये कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट है ना, ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा है, दूसरा सबसे बड़ा पावर प्लांट है ना, ये लगा हुआ साहब कोटा के अंदर है। बाकी सबसे पहला सबसे बड़ा जो पावर प्लांट है वो तो कहाँ लगा? सूरतगढ़ के अंदर है ना। और सूरतगढ़ कैसे तो कहाँ पर है? आपके श्री गंगानगर के अंदर है ना। तो सूरतगढ़ में बना हुआ साहब वो तो कौन सा हो गया? पहला। और ये हो गया साहब दूसरा सबसे बड़ा। लेकिन निर्माण की दृष्टि से पहला, ये भी ध्यान रखना है ना। इसकी स्थापना हो गई थी 1978 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में। और इसके बारे में कहा जाता है साहब ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा बिजली घर कह सकते हो, सुपर थर्मल पावर प्लांट है। और ये संयंत्र कोयले पर आधारित है ना। सबसे बड़ा तो मैं फिर कह रहा हूँ सूरतगढ़ वाला है, लेकिन निर्माण में सबसे पहले ध्यान रखना कोटा वाला माना जाएगा। और इसकी क्षमता लगभग 1240 मेगावाट है। क्षमता कितनी बताओगे? यानी 1240 मेगावाट है ना विद्युत उत्पादन होता है साहब इसी कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट से। और आगे चलते हैं। वर्धमान महावीर कोटा विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी आप जिसे कहते हो, बड़े आराम से जिसमें आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाती है ना, घर बैठे बैठे जो आपके बाई पोस्ट आपकी किताबें आती है, एक दिन पहले आप उन किताबों को खोलते हो और दूसरे दिन एग्जाम देते हो। और एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद आपको लगता है साहब घर बैठे बैठे एक दिन में पढ़कर आपने फर्स्ट डिवीजन यानी 60, 70, 80% अगर बनाने होना, तो ये आपका वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी कह सकते हो। स्थापना हुई थी मित्रों 7/11/1987 ईस्वी को, 1900। और आप में से कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन वैसी कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से की होगी। तो ये वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। वैसे इसका नाम ही खुला विश्वविद्यालय है ना, यानी परीक्षा में अगर पास होना होना तो पास होने की दृष्टि से पूरा खुला विश्वविद्यालय है, यानी खुल्लम खुल्ला आप आराम से पास हो सकते हो। हाँ जी, और आगे चलते हैं। इसी प्रकार IIT कोटा है, IIT जोधपुर में भी है, लेकिन IIT कोटा में भी है। और ये देश का 8वां IIT कॉलेज माना जाता है साहब। यहाँ का कौन सा है? देश का 8वां IIT जो सेंटर जो स्थापित हुआ ना, IIT जो संस्थान स्थापित हुआ ना, वो मित्रों कहाँ पर हुआ था? कोटा में। और इसकी स्थापना हुई थी मित्रों 2013 के अंदर, 2013 में देश का 8वां IIT जो इंस्टीट्यूट है ना, वो मित्रों कहाँ पर लगा था? कोटा में। और ये बाहर का नजर आप देख सकते हैं। और आगे चलते हैं। अब उसी प्रकार दशहरा मेला, अब याद कीजिए साहब, हमने आपको बताया था कि साहब कोटा की स्थापना करने वाला कौन था मित्रों? याद कीजिए, माधो सिंह, याद है ना। और उसी माधो सिंह ने स्थापना की थी आश्विन शुक्ल दशमी को। और इसी दिन कोटा में कौन सा मेला प्रारंभ हो गया? दशहरा मेला। और हम आपको बता दें दशहरा मेला ये राजस्थान का सबसे बड़ा दशहरा मेला माना जाता है कोटा में। और ये मनाया जाता है मित्रों आश्विन शुक्ल दशमी के दिन।
आश्विन शुक्ल दशमी के दिन है, और इसे विजयादशमी भी कहा जाता है। कौन सी दशमी है? विजयादशमी। और ये आप देख सकते हो साहब, बड़ा सा चित्र है, 10 मुंह वाले आपके रावण है। और जिस प्रकार पूरे भारत में मैसूर का दशहरा प्रसिद्ध है ना, उसी प्रकार राजस्थान में दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का है। हाँ जी। और दशहरा जो, वैसे दशहरे को लेकर तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी आप जानते हो। दशहरा का दूसरा बड़ा मेला कहाँ लगता है? जोधपुर में। लेकिन दशहरा महोत्सव मनाया जाता है जयपुर के अंदर। दशहरे के दिन विशेष ध्यान रखना, दशहरे के दिन मंडोर, और मंडोर में श्रीमाली ब्राह्मण में याद करो ओझा और दवे, इसे शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ साहब, समूचे भारत में दशहरे को त्योहार के रूप में मनाया जाता है, हर्षोल्लास से मनाया जाता है, लेकिन बताओ साहब, समूचे भारत में कहाँ का दशहरा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है, यानी गमी का त्योहार मनाया जाता है, वो कहाँ का साहब? मंडोर में, श्रीमाली में ओझा और दवे। क्यों? कि साहब रावण का विवाह हो रखा था मंडोदरी ओझा के साथ, और रावण खुद जाति से कौन थे मित्रों? दवे, है ना। तो दवे, और कहते हैं साहब कौन है? ओझा। शोक दिवस के रूप में रहेगा, और शोक दिवस का मीन ये कि साहब इस दिन त्योहार के रूप में इसे नहीं मनाया जाएगा, है ना। और दशहरे के दिन मदील नामक पगड़ी पहनी जाती है। वैसे आपको ध्यान होना चाहिए, राजस्थानी परंपरा है, विभिन्न प्रकार के उत्सवों पर विभिन्न प्रकार के वस्त्र और आभूषण पहने जाते हैं। तो मित्रों अलग अलग पगड़ियां भी होती है ना। जिस प्रकार विवाह के समय मोटड़ा पगड़ी बांधी जाती है, उसी प्रकार दशहरे के समय पगड़ी बांधी जाती है मित्रों, मदील पगड़ी। कौन सी है? मदील पगड़ी पहनी जाती है। और दशहरे के दिन एक पक्षी होता है मित्रों, याद रखना, लील टांस। कौन सा टांस है? लील टांस पक्षी के दर्शन है ना शुभ माने जाते हैं। इसी दिन खेजड़ी की पूजा भी की जाती है। खेजड़ी को रावण का ससुराल था, बिल्कुल था मंडोर में, भाई खेजड़ी को समी भी कहा जाता है ना। तो खेजड़ी की पूजा होती है, शस्त्रों की पूजा की जाती है, लील टांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। और ये सारी घटना कौन से मेले संबंधित है? दशहरे संबंधित है। तो फिर से कह रहा हूँ, समूचे राजस्थान दशहरा प्रसिद्ध हुआ कोटा का। दूसरा दशहरा मेला कहाँ का है साहब? जोधपुर का। दशहरा महोत्सव मनाया जाता है जयपुर में। महोत्सव वहाँ की स्थानीय जो प्रशासन है ना उसके द्वारा रखा जाता है। हाँ, तो मित्रों ये दशहरा मेला का नजारा है, और ये मेला लगता है साहब आश्विन शुक्ल दशमी के दिन। और आगे चलते हैं, उसी प्रकार देखें कोटा जिले के मेले भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। यहाँ कोटा मेला लगता है शिवरात्रि का मेला। थोड़ी देर पहले बताया था चार चौमा, कौन सा है? चार चौमा में शिवरात्रि का मेला लगता है। और मेला लगता है, याद करो साहब, शिवालय। कहाँ लगता है? शिवालय पर मेला लगता है भाद्र शुक्ल त्रयोदशी को, और ज्यादा हो तो कई बार आपके चतुर्दशी भी हो सकती है ना। उसी प्रकार तेजा जी का मेला लगता है बुड्ढा तीज में, और ये लगता है भाद्र शुक्ल दशमी को, इसे तेजा दशमी भी कहा जाता है ना। उसी प्रकार यहाँ दशहरा का मेला है, वो आपको पहले बता दिया आश्विन शुक्ल दशमी के दिन लगता है। उसी प्रकार महाशिवरात्रि का मेला है, और महाशिवरात्रि मेला लगता है गेपरनाथ में, अंधनाथ में, और ये मेला लगता है फाल्गुन त्रयोदशी को। और ये तो आपको हम पहले बता चुके हैं कि साहब दशहरा मेला अक्सर लगता है फाल्गुन त्रयोदशी को, लेकिन चतुर्दशी के दिन है ना इसका मुख्य मेला भी होता है। नरसिंह देव का मेला लगता है साहब चेचट में, और ये लगता है वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन। वैशाख शुक्ल तृतीया, तो यहाँ के मेले बहुत प्रसिद्ध हैं, और विशेष कर कैसे तो साहब शिवरात्रि भगवान शिव जी को लेकर। बिल्कुल सांगोद का नहन प्रसिद्ध है, बिल्कुल ऐसा। तो ये था आपके कोटा के जिला दर्शन का भाग फर्स्ट। तो इस चैनल पर आए तमाम प्रतियोगी परीक्षार्थी उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद, साधुवाद।